दोस्तों, टर्किश मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और भारत को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है, जिसमें टर्किश मीडिया की तरफ से बताया गया है कि किस तरह से भारत इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारों को लेकर मदद कर रहा है। इस रिपोर्ट के बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर रूस से आ रही है। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले अब लॉन्ग रेंज R-37 मिसाइल को लेकर भारत रूस के साथ एक बड़ी डील साइन करने जा रहा है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी टाटा ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप इजराइल को हथियार और तकनीकी सपोर्ट देकर गाजा में चल रहे युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। TRT की ये रिपोर्ट एक एक्सपोजे के रूप में पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि टाटा की कई कंपनियां जैसे टाटा एडवांस सिस्टम और TCS इजरायली डिफेंस कंपनियों राफेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है। TRT का दावा है कि इन साझेदारियों से इजराइल को ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी में मदद मिल रही है, जो गाजा और वेस्ट बैंक में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि TRT की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा तथ्य छिपा लिया। वही संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, जिसमें खुद तुर्की के बंदरगाहों पर इजराइल को हथियार, तेल और जेट फ्यूल सप्लाई करने के गंभीर आरोप लगे हैं। यानी TRT ने भारत की कंपनियों को तो कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अपने देश की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। TRT की रिपोर्ट का आधार एक न्यूयॉर्क स्थित संगठन साउथ एशिया लैब यानी सलाम का दस्तावेज है, जो 21 अक्टूबर को जारी हुआ था। इस रिपोर्ट का नाम है आर्किटेक्ट्स ऑफ ऑक्यूपेशन, द टाटा ग्रुप, इंडियन कैपिटल एंड द इंडिया इजराइल अलायंस। इस 50 पन्नों की रिपोर्ट में सलाम ने आरोप लगाया है कि टाटा ग्रुप की कंपनियां इजराइल के साथ मिलकर हथियारों, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम बनाने में शामिल है, जिससे गाजा में हजारों लोगों की मौत हुई है। इस ग्रुप ने अमेरिका में टाटा बाय बाय नाम से एक अभियान भी शुरू किया है, जिसमें न्यूयॉर्क मैराथन से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को स्पॉन्सरशिप से हटाने की मांग की जा रही है। TRT ने सलाम की रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और कहा कि टाटा ग्रुप की इन गतिविधियों से भारत इजराइल के बीच बढ़ते रिश्तों को मजबूती मिली है। TRT ने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इजराइल के साथ करीब $2 बिलियन का डिफेंस समझौता किया है। लेकिन TRT ने उसी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का आधा हिस्सा ही दिखाया, जिसका उसने हवाला दिया UN की रिपोर्ट गाजा जिनोसाइड, एक कलेक्टिव क्राइम, जो 20 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित हुई। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इजराइल को सप्लाई चेन में कई देशों की भूमिका है, जिसमें तुर्की भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के बंदरगाहों का इस्तेमाल F-35 लड़ाकू विमानों के पुर्जे, हथियार, जेट फ्यूल और तेल जैसी सामग्रियों को इजराइल भेजने में किया गया। यानी जिस तुर्की सरकार ने मई 2024 में इजराइल के साथ व्यापार पर पाबंदी लगाई थी, उसी के बंदरगाहों से इजराइल को जरूरी सैन्य सामान जाता रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2025 के पहले 9 महीनों में 456 तुर्की झंडे वाले जहाज इजराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंचे। ये सब दिखाता है कि तुर्की का बैन सिर्फ कागजों पर है, असल में व्यापार और सप्लाई लगातार जारी रही। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस्तांबुल और मार्सिन बंदरगाहों का खास जिक्र किया गया। ये बंदरगाह ग्रीस और साइप्रस से आने वाले माल को रीरूट करके इजराइल भेजते रहे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचा जा सके। इसी के जरिए इजराइल के F-35 जेट्स को ईंधन और पुर्जे मिलते रहे, वही जेट जो गाजा पर हजारों हमले कर चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन, जो खुद को फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक बताते हैं, उन पर अब दोहरे रवैये के आरोप लग रहे हैं। एक तरफ वह इजराइल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, दुनिया भर में रैलियां करवाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के देश के पोर्ट से इजराइल को सप्लाई चलती रहती है। यही वजह है कि बहुत से विश्लेषक TRT की रिपोर्ट को पाखंडी पत्रकारिता कह रहे हैं, यानी खुद का दोष छिपाकर दूसरों को निशाना बनाना। तुर्की के अंदर भी इस पर विरोध शुरू हो चुका है। 2024 और 2025 में कई बार तुर्की के नागरिकों और एक्टिविस्ट ने अपने ही बंदरगाहों को ब्लॉक किया, ताकि इजराइल को जाने वाला माल रोका जा सके, लेकिन फिर भी इन शिपमेंट्स को रोका नहीं गया। यही
कागजी पाबंदी का उदाहरण है जो सिर्फ बयानबाजी में दिखती है, जमीन पर नहीं। दूसरी तरफ भारत की बात करें तो टाटा ग्रुप की डिफेंस कंपनियां इजरायल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन में जुड़ी हुई है। ये साझेदारी भारत की डिफेंस क्षमता को भी बढ़ा रही है, क्योंकि इससे आधुनिक मिसाइल और ड्रोन्स के विकास में मदद मिल रही है। टीआरटी ने इसे युद्ध को बढ़ावा देने की तरह पेश किया है, जबकि भारत की नीति आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण की दिशा में है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीआरटी और सलाम जैसे संगठनों का मकसद भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और इजरायल के साथ बढ़ते रिश्तों को निशाना बनाना है। टीआरटी की रिपोर्ट में न तो भारत की सुरक्षा हितों का कोई जिक्र है और न ही तुर्की की अपनी भूमिका की कोई ईमानदार समीक्षा। अंत में यही कहा जा सकता है कि टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट ने पत्रकारिता की बजाय राजनीति का रूप ले लिया है। एक तरफ भारत के निजी क्षेत्र और उसकी तकनीकी प्रगति को युद्ध समर्थक बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ तुर्की की अपनी भूमिका को छिपा दिया गया, जहां से इजरायल को लगातार सप्लाई होती रही। ये मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सच्चाई अक्सर चयनित होती है, जो अपनी सुविधा अनुसार दिखाई जाती है, बाकी को दबा दिया जाता है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष अब सिर्फ मध्य पूर्व का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह एक वैश्विक नैरेटिव वॉर बन चुका है। जब से भारत की मौजूदगी मेडिटेरेनियन सी में बढ़ रही है, तब से लगातार टर्किश मीडिया की तरफ से भारत के ऊपर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और यही एक बार फिर से देखने को मिला, जो कि तुर्की की बौखलाहट को दर्शाता है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। रूस से 150 R-37M लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस सौदे की कीमत करीब $400 मिलियन बताई जा रही है, जिसमें मिसाइलों के साथ साथ इनके इंटीग्रेशन और तकनीकी सपोर्ट पैकेज भी शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर की शुरुआत में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे, तो उसी दौरान इस सौदे का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ये सौदा भारत और रूस के पुराने रक्षा सहयोग को एक बार फिर मजबूती से दिखाता है। R-37 मिसाइल को रूस की हाइपरसोनिक किलर मिसाइल कहा जाता है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी ये दुश्मन के विमान को बहुत दूर से ही नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल खासतौर पर भारत की सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए बनाई जा रही है। भारत की योजना है कि इन मिसाइलों को 10 सुखोई 30 स्क्वाड्रनों में लगाई जाए, ताकि भारत के पास फर्स्ट लुक फर्स्ट किल यानी पहले देखो और पहले मारो की क्षमता हो। ये मिसाइल मैक 6 की रफ्तार से उड़ती है, यानी आवाज की गति से 6 गुना तेज। इसमें एक्टिव रडार होमिंग और इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम लगा होता है, जिससे ये बहुत सटीक निशाना लगा सकती है। R-37M दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट जैसे अवैक्स और एयर टैंकरों को भी आसानी से मार गिरा सकती है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास जो लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें हैं, उनमें रूसी R-77 और भारतीय अस्त्र मार्क 2 शामिल है। लेकिन R-37M के आने से भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दुश्मन को 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है। यह मिसाइल मूल रूप से रूस के MiG-31 इंटरसेप्टर विमानों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे सुखोई 30 MKI पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की प्रक्रिया भारत में तेजी से चल रही है। डीआरडीओ ने जून 2025 में इस मिसाइल के लिए परीक्षण और मूल्यांकन शुरू कर दिया था, ताकि इसे भारतीय विमानों में बिना किसी तकनीकी रुकावट के फिट किया जा सके। पुतिन की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी जब से यूक्रेन संघर्ष तेज हुआ। उस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई, ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स और ऊर्जा क्षेत्र में नए सहयोग। R-37 के शामिल होने से भारतीय वायुसेना को हवाई युद्ध में बहुत बड़ा बढ़त मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।